respiration in plant. एकदम शांत होकर के सुनिए। ओके, जब मैंने पहली बार रेस्पायरेशन पढ़ा था तो मुझे कहीं ना कहीं मिसकॉन्सेप्शन थे। मैं अपने मिसकॉन्सेप्शन से, अपनी गलत फहमी से चालू कर रहा हूँ, चैप्टर वहीं से चालू कर रहा हूँ। मुझे रेस्पायरेशन का मतलब ब्रीदिंग लगता था। मुझे लगता था सांस लेना, सांस छोड़ना, इट इज रेस्पायरेशन। ये बात पूरी तरीके से सत्य नहीं है। एकदम शांत हो जाइएगा। अगर मैं 10 लोगों में से क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पायरेशन, तो 10 में से 9 लोग मुझे यही बताएंगे कि सांस लेना, सांस छोड़ना, इट इज रेस्पायरेशन। ये गलत है। इट्स नॉट द रेस्पायरेशन। क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम एनारोबिक रेस्पायरेशन, बिना ऑक्सीजन के रेस्पायरेशन को डिफाइन नहीं कर पाते। कोई पूछता व्हाट इज एनारोबिक रेस्पायरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत, जिसमें सांस लेने की जरूरत, तो बता है। अब मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो, बट कहीं बंद, एकदम ध्यान से सुनो। तो जब भी मैं रेस्पायरेशन की डेफिनेशन बताता हूं, ब्रीदिंग, ये मामला बिगड़ जाता है। रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग में देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस। क्यों? क्योंकि रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग तुमने एक ही बात समझने की कोशिश की तो मामला बिगड़ेगा। आपको लगेगा सांस लेना रेस्पायरेशन है, सांस छोड़ना रेस्पायरेशन है। इट्स नॉट रेस्पायरेशन, इट इज। मैं इसको इतनी कॉन्फिडेंस से इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि रेस्पायरेशन का मतलब ब्रीदिंग नहीं होता, क्योंकि रेस्पायरेशन कैन बी, और अगर एनारोबिक हुआ तो ऑक्सीजन की जरूरत, सांस लेने की जरूरत, सांस छोड़ने की भी जरूरत। इसका मतलब रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग एक ही बात नहीं। तो ये मिसकॉन्सेप्शन था मेरे दिमाग में, और मैं यहीं से चैप्टर पढ़ाना चालू करता हूं। इसी पॉइंट से मैं चैप्टर पढ़ाना चालू करता हूं। देन व्हाट इज रेस्पायरेशन? एक्चुअली रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन के पीछे हमको पहले चैप्टर में जाना पड़ता है, और पहले चैप्टर में जाने के बाद हमसे बोला जाता है कि इस दुनिया में जो भी जिंदा है वो लोग कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म। और ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, इनमें एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। और मेटाबॉलिज्म की वजह से आप जिंदा हैं, लिविंग हैं। तो अगर आपको इस दुनिया में जिंदा रहना है तो क्या करनी पड़ेगी? और मेटाबॉलिज्म करनी है तो क्या चाहिए? एनर्जी। तुम उतनी देर से बैठ नहीं पाए, आज इधर कितनी जगह आओ। चलो इधर आओ। सो अगर जिंदा रहना है तो क्या करनी पड़ेगी? और मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी? इस एनर्जी का क्या सोर्स हो? पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन। और बोलते हैं खाली दुनिया में मेटाबॉलिज्म नहीं है, देयर आर सेवरल अदर प्रोसेस। और वो ऐसे प्रोसेस हैं जो लिविंग है। सेवरल अदर लिविंग प्रोसेस, दे रिक्वायर एनर्जी। इसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत है। आप बोलेंगे क्या क्या करने के लिए एनर्जी जरूरत है? बोले उनका हार्ट पंप कर रहा है, एनर्जी चाहिए। सांस ले रहे हैं, एनर्जी चाहिए। चल रहे हैं, एनर्जी चाहिए। बात कर रहे हैं, एनर्जी चाहिए। आप कोई भी लिविंग प्रोसेस करिए, क्या चाहिए? एनर्जी। तो बोलते हैं एनर्जी आती कहां से? बोले सर ये एनर्जी आती है एटीपी से। कहां से आती है? एटीपी। व्हाट इज एटीपी?
क्योंकि सेल के अंदर की एनर्जी का मतलब भूल गए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो मैंने कहा ये एटीपी आती कहां से? तो किसी ने अभी भी फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी, तो किसी ने कहा कि सर फोटोसिंथेसिस से। हमने कहा अच्छा, मान लिया फोटोसिंथेसिस से एटीपी आती, मान लिया। पर हमने कहा जो लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, नॉन ग्रीन लोग हैं, हम लोग फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। अब बताओ हमारी कोशिकाएं एटीपी चाहेंगी कि नहीं चाहेंगी? चाहेंगी, बिल्कुल चाहेंगी। अब ये एटीपी कहां से आएगी? सनलाइट से। कहां से? फूड से। थैंक यू वेरी मच कि आपने बोला कि सर ये एनर्जी कहां से आएगी? फूड से। तो हम कह रहे हैं हमको फूड मिलेगा, ये रहा फूड, और इस फूड का ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा? सिंपल सब्सटेंस बनेंगे, सिंपल कंपाउंड बनेंगे, और जब ये सिंपल सब्सटेंसेस बनेंगे तो इनसे निकलेगी एनर्जी। क्या निकलेगी? एनर्जी। और इसी एनर्जी से को हम लोग स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नाउ दिस इज अ रेस्पायरेशन। ये है रेस्पायरेशन। सर नहीं समझ में आया, फिर से बताओ। अगर हम इस दुनिया में जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें क्या करनी पड़ेगी? और भी लिविंग प्रोसेस करने पड़ेंगे। हार्ट को पंप करना पड़ेगा, किडनी को काम करना पड़ेगा, हम लोग चलेंगे फिरेंगे, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी आएगी एटीपी से। व्हाट इज एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी कहां से आएगी? पता नहीं सर। हाँ सर, ये एटीपी लोग बोलते हैं फूड से आएंगे। कहां से? फूड से। तो क्या फूड ब्रेक डाउन होगा? सिंपल सब्सटेंस बनाएगा। तो जब भी फूड ब्रेक डाउन होकर के सिंपल सब्सटेंस बनाएगा, क्या निकलेगी? एनर्जी। उस एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? एटीपी। दिस इज नोन एज रेस्पायरेशन। कई बार रेस्पायरेशन की इतनी सिंपल डेफिनेशन लोगों को हजम नहीं होती। सर ये रेस्पायरेशन नहीं हो सकता, रेस्पायरेशन का मतलब तो सांस लेना होता है। नो, रेस्पायरेशन का मतलब सांस लेना नहीं। सांस लेना किसका मतलब होता है? ब्रीदिंग। देन व्हाट इज रेस्पायरेशन? रेस्पायरेशन इज अ प्राइमरीली कैटाबॉलिक प्रोसेस। मैंने क्या बोला? मैं डरते हुए क्यों बोल रहा हूं कि आगे चल के मुझे इसे एम्फीबॉलिक प्रूफ करना है। क्या बोलना है? एम्फीबॉलिक। फिलहाल रेस्पायरेशन इज अ प्राइमरीली कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस in which breakdown of food particles occur. Food particle occurs into simple substances due to which energy is released and stored in the form of ATP. अब आपकी मर्जी, आप कितनी बड़ी डेफिनेशन बना सकते, लेकिन डेफिनेशन बड़ी बनाना अच्छी बात नहीं होती, उसे समझ पाना अच्छी बात होती है। वो जो व्हाट इज रेस्पायरेशन, पता नहीं। हाँ पता नहीं, हमारा इतना पढ़ाने के बाद भी क्या फायदा होगा? रेस्पायरेशन का मतलब ब्रीदिंग नहीं है। फिर से बोलो, रेस्पायरेशन का मतलब ब्रीदिंग नहीं है। तो फिर रेस्पायरेशन का मतलब क्या है? यूजलेस। दूसरा तरीका अपनाते हैं। नाउ व्हाट इज रेस्पायरेशन? एनाबॉलिक की कैटाबॉलिक? गड़बड़ है। एनाबॉलिक की कैटाबॉलिक? कैटाबॉलिक में बड़ा पार्टिकल टूटेगा छोटे पार्टिकल में, और जब बड़ा पार्टिकल छोटे पार्टिकल में टूटेगा कैटाबॉलिज्म होगी, एनर्जी निकलेगी,
स्टोर करेंगे किस फॉर्म में? एटीपी। स्टोर कर लिया, इसी का नाम पता नहीं। क्या यही रेस्पायरेशन है? यस सर। अभी भी नहीं आया। व्हाट इज कैटाबॉलिक? What is catabolism? Breakdown of larger particle into simple particle. What is respiration? It is a primarily catabolic. आगे ये एनाबॉलिक भी प्रूफ होगा, लेकिन प्राइमरली जिसमें मैं बड़ा पार्टिकल तोड़ रहा हूँ, छोटा पार्टिकल बना रहा हूँ, ताकि क्या मिल सके? हाँ। चलिए अब चैप्टर संभालते हैं। बोलते हैं आपकी एनसीईआरटी यहां से शुरू करती है कि फॉर वेरियस लिविंग प्रोसेसेस वी रिक्वायर एनर्जी। हमें बहुत अलग अलग लिविंग प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत है, और वो लिविंग प्रोसेस के लिए नाम देते हैं। बोलते हैं मे बी दिस लिविंग प्रोसेस आर एब्जॉर्प्शन, मे बी these living processes are transport, maybe these living processes are breathing, maybe these living processes are digestion, anything। कोई भी लिविंग प्रोसेस हो इस दुनिया में, उस लिविंग प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी चाहिए। और वो पूछते हैं फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी केम। ये अगला क्वेश्चन पूछते हैं, फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी केम। ये एनर्जी कहां से आती है? तो बोलते हैं आपकी लाइफ में जो भी लिविंग प्रोसेस आप अपने अंदर देख सकते हो। आपका हार्ट चल रहा, क्या चाहिए? किडनी काम कर रही, आप जाग रहे हो, आप पढ़ रहे हो, चल रहे हो, डाइजेशन कर रहे हो, सांस ले रहे हो, इन सब काम के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। ये एनर्जी कहां से आएगी? पहला क्वेश्चन, कहां से आएगी? तो बोले दिस एनर्जी केम फ्रॉम फूड। कहा बेटा? फूड। और बोलते हैं इस फूड का होगा ऑक्सीडेशन। बोलो क्या होगा? इसी ऑक्सीडेशन का मतलब है कैटाबॉलिज्म। बोलो क्या नाम है? और इस कैटाबॉलिज्म के दौरान सिंपल मॉलिक्यूल बनेंगे। क्या बनेंगे? और सिंपल मॉलिक्यूल बनने के दौरान यहां से क्या निकलेगी? एनर्जी। हाँ, और ये एनर्जी किस रूप में स्टोर होगी? एटीपी। इस प्रोसेस का नाम रेस्पायरेशन। अभी भी नहीं आया। व्हाट इज रेस्पायरेशन? अरे बेवकूफों, व्हाट इज रेस्पायरेशन? इट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल। इट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल। ओके, फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन इनसाइड द सेल, inside the cell to release energy which is stored in the form of अब रेस्पायरेशन की डेफिनेशन चाहिए बिना देखे। व्हाट इज रेस्पायरेशन? breakdown of food particle inside the cell to release energy store in the form of ATP। कुछ नहीं आया? क्यों नहीं आया? वहां लड़ाई कर रहे थे बैठने के लिए। यहां बैठो, यहां से दिखाई पड़ेगा। दिख रहा है यहां पर? यहां बैठो, किस वाली लाइन? छोटी जिंदगी है, लड़ाई झगड़ा ना करना पड़े तो अच्छा है ना? अब बताओ व्हाट इज रेस्पायरेशन? ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इनसाइड द सेल टू रिलीज एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करूंगा।
फिर से बताओ, क्या ये एक सेल है? नो सर। इस सेल में कहीं से फूड आया? नो सर। और इस फूड का ब्रेक डाउन हुआ? फूड से क्या बने? सिंपल मॉलिक्यूल। क्या निकली? बार बार वही बात बोल रहा हूं, एनर्जी किसमें स्टोर हुई? एटीपी। प्रोसेस का नाम रेस्पायरेशन। सर इतना रेस्पायरेशन सरल हो ही नहीं सकता। यही है रेस्पायरेशन। व्हाट इज रेस्पायरेशन? breakdown of the food particle inside the cell to release the energy which is stored in the form of ATP is known as respiration। और बड़ा आसान है, अगर यही काम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। If this breakdown happen in presence of oxygen, फिर से बोलो, it is known as aerobic respiration। बोलो क्या? and if it happen in absence of oxygen, presence की absence, ऑक्सीजन की absence में हो, it is anaerobic respiration। अब बताओ, रेस्पायरेशन किसकी प्रेजेंस हो सकता है? क्या बोलेंगे? absence में हो सकता है? क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन हमेशा प्रेजेंट हो जरूरी। और फिर मैंने बोला कि दिस ब्रेक डाउन इज ऑल्सो नोन एज, फिर से बोला, तो ऑक्सीडेशन भी दो प्रकार का है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज एरोबिक, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज एनारोबिक। कुछ लोग मुझसे गुस्सा हो जाते हैं, क्या बात कर रहे हो? ऑक्सीजन के बिना भी ऑक्सीडेशन हो सकता है? यस सर। जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना इट इज ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन का निकलना इट इज ऑक्सीडेशन। तो हर बार ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। तो बताओ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा, एरोबिक या एनारोबिक? एरोबिक। और अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा तो एनारोबिक। नहीं आया? आया? अब शब्द सुनना, प्रेजेंस और अब्सेंस की बजाय लिखिए यूटिलाइजेशन। बोलो क्या लिखिए? यूटिलाइजेशन। हो सकता है ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, बंदा ऑक्सीजन यूज ना कर रहा हो, तो बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अब बताओगे एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी स्टोर इन द by the utilization of oxygen, by the it is known as aerobic। whether it is not utilize oxygen, it is anaerobic। environment में 21% ऑक्सीजन, कितनी? तो ऑक्सीजन अवेलेबल है, यस, पर कुछ बैक्टीरिया इसका यूटिलाइजेशन नहीं। ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं है, फिर भी वो यूटिलाइज नहीं कर, एंड दैट्स व्हाई इट इज एनारोबिक। एरोबिक या एनारोबिक? अभी भी नहीं आया? आया? अब बड़ा क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर दिस फूड केम? फूड कहां से आया? इसके बाद अगर मैं बोर्ड खाली करूं तो ये जो है तुम्हारे दिमाग में छपा होना चाहिए, नहीं तो मार पड़ेगी। नहीं तो मार पड़ने वाली है। चलो, क्या हम जिंदा हैं? एनर्जी चाहिए? चाहे एब्जॉर्प्शन करना हो, रेस्पायरेशन करना हो, कुछ भी करना हो, एनर्जी चाहिए। वो बोलती है एनर्जी कहां से आएगी? बता पाओगे? एनर्जी आएगी फूड को तोड़ने से। सेल के अंदर कि सेल के बाहर? थैंक गॉड कि आपको आदत है। क्या फूड का सेल के अंदर टूट जाना कोई प्रोसेस है? इस प्रोसेस का नाम क्या? ये रेस्पायरेशन है। डेफिनेशन बता पाओगे? प्लीज बताइए, व्हाट इज रेस्पायरेशन? ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल इनसाइड द सेल टू रिलीज एनर्जी व्हिच इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ। क्या बात है! क्या ये ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन में होगा? क्या होगा? एरोबिक। अब्सेंस में होगा? इट इज एनारोबिक। पक्का? ये बात तो तय है कि सर सेल के अंदर फूड पहुंचेगा, सेल के अंदर फूड पहुंचेगा सर, और ये फूड जब पहुंचेगा तो इसका ब्रेक डाउन होगा सिंपल मॉलिक्यूल में, ये भी तय है।
और इससे क्या निकलेगी? एनर्जी। ये भी तय है कि एनर्जी किस रूप में स्टोर होगी? एटीपी। और सर ये भी मालूम है कि इस प्रोसेस का नाम रेस्पायरेशन। इसका मतलब रेस्पायरेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस की इंट्रा सेलुलर। बट सर माय क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर दिस फूड केम। फूड कहां से आया? तो बोला फूड कहां से आया ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म पर। किस पर? फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनिज्म है प्लांट या फिर है साइनोबैक्टीरिया, बोलो क्या है? साइनोबैक्टीरिया। अगर ऑर्गेनिज्म है प्लांट या फिर साइनोबैक्टीरिया, दे विल क्रिएट और सिंथेसाइज दिस फूड बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। फिर से बोलो। तो उन्होंने फोटोसिंथेसिस के द्वारा, किसके द्वारा? देखो चैप्टर आगे बढ़ रहा, बातें मत करो। उन्होंने, अगर ऑर्गेनिज्म का नाम प्लांट या साइनोबैक्टीरिया है, तो प्लांट और साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या बनाते हैं? फूड। अगला ही क्वेश्चन, ये फूड कहां बनता है? क्लोरोप्लास्ट। फिर से बोलो। सर क्लोरोप्लास्ट में बनता है। कितनी रिएक्शन है? 2। एक है लाइट, एक है डार्क। बन गया? तो बताओ फूड कहां पर है? क्लोरोप्लास्ट। पक्का? तो क्या क्लोरोप्लास्ट में पड़ा पड़ा फूड टूटने लगता है? नो। नो। इसका मतलब है क्लोरोप्लास्ट इज द पार्ट ऑफ सेल। लेट सपोज इज द क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में जो फूड बना वो क्लोरोप्लास्ट में पड़ा पड़ा टूटेगा नहीं। क्लोरोप्लास्ट का फूड भेजा जाएगा साइटोप्लाज्म। फिर से बोलो। एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इस फूड को भेजा जाएगा साइटोप्लाज्म में। फिर से बोलो। या फिर भेजा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर से बोलो। और साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका होगा ब्रेक डाउन, या मतलब रेस्पायरेशन काम होगा। पागल हो तुम लोग। तुम लोगों पे एनर्जी खर्चा करना बेवकूफी है। कहां पर होगा रेस्पायरेशन? सब ने बोला कि बताओ रेस्पायरेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर की इंट्रा सेलुलर? सेल के अंदर है। अगर रेस्पायरेशन एक प्रोसेस इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है, तो सेल के बाहर के सेल के अंदर। और सेल के अंदर जब भी टूटेगा तो क्या टूटेगा? फूड। तो मैंने कहा फूड कहां से आया? बताओगे? तुमने कहा सर फूड आया कहां से? अगर कोई क्या है? प्लांट और साइनोबैक्टीरिया। फिर से बोला। तो क्या ये फूड बनाएंगे? साइनोबैक्टीरिया क्रोमैटोफोर में बनाएंगे। कहां पर? क्रोमैटोफोर। क्लोरोप्लास्ट में नहीं। बाकी प्लांट कहां बनाएंगे? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में बना फूड क्या वहीं पड़ा पड़ा टूटने लगेगा? क्रोमैटोफोर में बना फूड टूटने लगेगा? नहीं। तो फिर कहां पर भेजा जाएगा? साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। और साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका क्या होगा? ब्रेक डाउन। तो बताओ फोटोसिंथेसिस कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट। लेकिन बेटा रेस्पायरेशन कहां है? या तो साइटोप्लाज्म या तो माइटोकॉन्ड्रिया या तो दोनों जगह। ठीक, चलो अब फिर से टॉपिक पकड़ते हैं। व्हाट इज रेस्पायरेशन? इट इज अ इंट्रासेलुलर प्रोसेस। कुछ तो मॉडिफाई करो। इट इज अ आउटसाइड द सेल की इनसाइड? थैंक गॉड। Now it is a breakdown of food particle inside the cell. शाबाश। Food inside the cell to release, which is stored in the form of ATP. कितने प्रकार का? 2। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन से एरोबिक, ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनारोबिक। पक्का? 2 प्रकार का है। पर अगला क्वेश्चन है फूड आया कहां से? अगर फूड आया कहां से, तो पौधा अगर ग्रीन है, कैसा है? मतलब वो होगा या तो प्लांट या तो साइनोबैक्टीरिया। प्लांट में कितने लोग? 5। भूल गए? याद है? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। और कौन? साइनोबैक्टीरिया। क्या लोग अपना फूड बनाएंगे? बनाएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट में बनाएंगे या फिर क्रोमैटोफोर में बनाएंगे? बनाने के बाद वहीं तोड़ने लगेंगे। साइटोप्लाज्म में डालेंगे, साइटोप्लाज्म में डालेंगे और माइटो ब्रेकडाउन होगा। क्या कहलाएगा? बोलते हैं सर मान लीजिए एक प्लांट ऐसा है, सब लोग ध्यान सुनो,
जिसके ज्यादातर पार्ट ग्रीन है, तो वहां तो सर फोटोसिंथेसिस हो गई, और वहां की फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट ने फूड बनाया और साइटोप्लाज्म में भेज दिया, सेल के अंदर की बात है। लेकिन सर मान लो रूट है, क्या है, क्या ये फोटोसिंथेसिस करेगी? तो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट, बोलो क्या होगा? और ट्रांसपोर्ट पे लगेगी मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस, याद है? तो बताओ ग्लूकोज बना था, ग्लूकोज के रूप में जाएगा कि सुक्रोज? स्टोर स्टार्च के फॉर्म में होगा, और क्या साइटोप्लाज्म में जाएगा? ब्रेक डाउन होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया। अभी तुमने केवल प्लांट निपटाए हैं, एनिमल नहीं निपटाया। और अगर डेफिनीशन पकड़े रहोगे कि तो रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, और डेफिनीशन किसी ने छोड़ी तो रट्टा मारने के अलावा कोई दूसरा जुगाड़ है नहीं। हमको एक चीज पकड़ के बैठनी है कि रेस्पिरेशन तुम बोलोगे, हम तुरंत बोलेंगे सेल के अंदर चलो, और अगर तुम सेल के अंदर गए तो हम बोलेंगे सेल के अंदर ले चलो फूड। क्या लाओगे? सेल के अंदर फूड कैसे आएगा? तो तुम बोलोगे सर ये आएगा फोटोसिंथेसिस से। किसे? तो सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, यस। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट ने ये फूड बनाया और साइटोप्लाज्म को दे दिया, और साइटोप्लाज्म को दे दिया तो साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होने लगा, यस। और ब्रेक डाउन हुआ तो क्या निकलने लगी? एनर्जी। और एनर्जी को स्टोर कर लिया गया, और एनर्जी को स्टोर करके क्या बनाया गया? एटीपी। क्या? एटीपी। लेकिन व्हाट अबाउट द एनिमल? एनिमल के केस में क्या होगा? आइए एनिमल के केस में देखें। लेट्स सपोज दिस इज द एनिमल, और इस एनिमल का नाम है ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग की हैंड की कोशिकाओं को एनर्जी चाहिए। ये रहा हैंड, दिस, और इस हैंड की एक सेल को एनर्जी चाहिए। और हमने हैंड की इस सेल से कहा कि तुम्हें अभी फूड खिलाते हैं, और जैसे ही तुमको फूड खिलाएंगे तुमको एनर्जी मिल जाएगी। एवरीवन, हमारे उंगली ने हाथ में कहा कि भैया हमें कलम से लिखना है, हमें एनर्जी चाहिए। हमने कहा चिंता मत करो, हमने रोटी ली और इसको खिला दी। पॉसिबल है? बोले है। इट्स नॉट पॉसिबल। फिर क्या करें? फिर करें ये, प्लीज थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए बकवास, बाकी जिंदगी भर के लिए काम बढ़िया हो जाना है। बताइए, क्या यहां बक्कल चैम्बर है? क्या यहां पर ईसोफेगस है? फिर क्या यहां पर स्टमक है? फिर इंटेस्टाइन, यहां पर लंग्स है, अच्छा लीवर है, लीवर है, यहां पर पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। बचपन से पढ़ते आए हो, ये कोई बड़ी चीज नहीं पढ़ा रहा। नींद आने लगी सर अब क्या पढ़ा रहे हो? तो भाई साहब, आप सबसे पहले काम करते हो इंजेक्शन। बोलो क्या करते हो? इंजेक्शन। खाना खाया, जो तुम रोटी भर के आए हो सुबह, इसका नाम, अरे कुछ खाते पीते हो जिंदगी में, पैदा होने के बाद कुछ खाए हो, क्या करते हो? इंजेक्शन। इंजेक्शन करने के बाद ये फूड स्टमक में और इंटेस्टाइन में जाता है, क्या होता है? डाइजेशन। डाइजेशन। भाई साहब, आप लोग जितना परेशान करते हो ना, उतना मैं कभी नहीं परेशान होता हूँ। इधर उधर अंगड़ाई लेना, चलो भाग चले, बहुत देर हो गई, अभी तक रेस्पिरेशन शुरू नहीं हुआ। अगर ये चीजें दिमाग में नहीं आएंगी, रेस्पिरेशन कभी भी यूजफुल तुम्हें लगेगा ही। बताओ पहला। दूसरा, यहां तक तो सबको अच्छा लगता, खाना खा लिया, पचा लिया, और जब मैं पूछता हूं एब्जॉर्प्शन, फिर से बोलो एब्जॉर्प्शन। आधे लोग नहीं बता पाते, कुछ लोग बता लेते हैं। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? मूवमेंट ऑफ मिनरल फ्रॉम द सॉइल अप टू जाइलम ऑफ रूट। What is absorption? Movement of water from the soil up to xylem of root. No. अब एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन अलग है। एवरीवन हियर, एब्जॉर्प्शन हो रहा है इंटेस्टाइन में। कहां पर? इंटेस्टाइन। खाना पचाया गया इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में पचा हुआ खाना पड़ा हुआ है। तुमने रोटी खाई, वो ग्लूकोज बन चुकी है। कहां पर? इंटेस्टाइन।
और इंटेस्टाइन को दिखाई पड़ रही है वॉल, इंटेस्टाइन की वॉल। लेट्स सपोज आई एम अ फूड और ये इंटेस्टाइन की वॉल है। अब इस इंटेस्टाइन की वॉल में मुझे ब्लड कैपिलरीज दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? ब्लड कैपिलरीज। एंड आई मूव टू द ब्लड कैपिलरीज, इट इज नोन एज, जस्ट ट्राई टू सी। एक रोटी की तरह अपने आप को बिहेव करो। ये क्या हुआ? इंजेशन। तुम रोटी हो, चले गए कहाँ? ईसोफेगस। कहाँ पहुंचे? स्टमक। क्या हुआ? डाइजेशन। टुकड़ा टुकड़ा किया गया, आपकी रोटी का ग्लूकोज बनाया गया, कहाँ भेजा गया? इंटेस्टाइन। हाँ, तुमने कहा हे राम भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे तो सारा तोड़ तोड़ कर छोटा कर दिया गया। अब आप छोटे छोटे ग्लूकोज के रूप में टूट चुके हो, अब क्या करोगे? अब आप हो गए एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? आई डोंट नो सर। एब्जॉर्प्शन इज अ मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द वॉल, टू द वॉल। और वॉल में क्या है? ब्लड, ब्लड कैप। और ब्लड कैपिलरीज में फूड का मूव कर जाना। एवरीवन, ब्लड कैपिलरीज में फूड का मूव कर जाना, इट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। थोड़ी देर मदद कर दो बस, इसके बाद मैं तुम्हें इस चैप्टर में कभी परेशान नहीं करूंगा। एब्जॉर्प्शन, पहला एक पेज के पैराग्राफ में यही सब लिखा। तो खाना खाया गया, पचाया गया, एब्जॉर्प्शन किया गया। कभी कोई पूछे व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? मूवमेंट ऑफ digested food from the lumen of intestine to the wall and blood. ब्लड में पहुंच गया और ब्लड से पहुंचा इस ऑर्गन में। इस ऑर्गन का नाम है, यस, पता नहीं सर, क्या इसका नाम हार्ट है? देखो कितनी जबरदस्त चीजें हैं। ये पहुंचा हार्ट में वेना केवा के द्वारा। किसके द्वारा? वेना केवा। एट्रियम है, एट्रियम से वेंट्रिकल। फिर से बोलो, जवाब चाहिए। एट्रियम से वेंट्रिकल। राइट की लेफ्ट? पता नहीं। राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल गया, राइट वेंट्रिकल से इसे भेजा गया लंग्स। फिर से बोलो। अरे रुको बिटिया, हम पहले इतना ही पढ़ा लें। इतना हम पढ़ा लें तो हम सोचेंगे हमने जग जीत लिया। तो आपका खाना लंग्स में पहुंचा। कहां गया? लंग्स। बड़ी बड़े शब्द, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन कह के हमको मूर्छित कर दो। तो आपका खाना गया और खाना गया हार्ट में, हार्ट से गया एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से गया लंग्स। अब इस खाने को मिली ऑक्सीजन। क्या मिल गई? ऑक्सीजन। वापस लौटा एट्रियम। राइट की लेफ्ट? हाँ, लेफ्ट एट्रियम पहुंचा और लेफ्ट एट्रियम से पहुंचा लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन से बोलो? लेफ्ट एट्रियम से पहुंचा लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से भेजा गया ऑर्गन। बोलो कहां? और इस ऑर्गन में एक ऑर्गन का नाम है हैंड। फिर से बोलो। और हैंड की फिंगर तक भेज दिया गया। यस, तो हमने फिंगर को खाना खिलाया। बोल गए तो पहला बोलो, दूसरा, फिर एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन में ब्लड में मूव कर रहे हो। ब्लड में मूव करते करते आप गए एट्रियम, एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से एट्रियम, एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन। अरे हाथ ही नहीं, नाक को चाहिए तो भी वही भेजेगा। और वेंट्रिकल से होते हुए आप पहुंचे ऑर्गन, और ऑर्गन की कोशिकाओं पर। ऑर्गन की कोशिकाओं पर कैसे? ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू, टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल। और आप इंटरसेलुलर स्पेस पे गए। कहां पर गए? और इंटरसेलुलर स्पेस पे जाकर के आपने दोनों चीजें छोड़ दी। दोनों चीजें, ऑक्सीजन एंड फूड। और ये ऑक्सीजन और फूड कहां घुसा? सेल के अंदर। और इस फूड का क्या हुआ? ब्रेक डाउन। किसमें? सिंपल सब्सटेंस। फिर से बोलो, क्या निकली? एनर्जी। फिर से बोलो, और किस फॉर्म में स्टोर हुई? और ये कहा हुआ? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। इन लोगों ने खाना बनाया, फोटोसिंथेसिस की। क्या किया? हाँ, इट इज नोन एज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। कोशिका के अंदर फूड का जाना, इट इज नोन एज एसिमिलेशन।
डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे भी चला गया, इतना पड़ गया डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा। और क्या? तो आप बताओ, क्या एनिमल सेल में फूड किसी भी सेल में जाने के लिए हम उसी सेल को खिलाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम को खिलाते हैं। 4 स्टेप से जाएगा। पहला इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। और हर ऑर्गन के लिए एक आर्टरी है, कैपिलरी है, और वो खाना और ऑक्सीजन दोनों भेज रही है। और खाना और ऑक्सीजन वहां जाकर के फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक हो रहा है। क्या ये अपसेल्स ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक हो सकता है? यस। लेकिन हम लोग एरोबिक हैं। कैसे हैं? तो हमारा खाना किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है। अभी भी नहीं आया। आया तो फ्रॉम वेयर दिस फूड केम? हर लोग फूड करेंगे, कहां से लाएगा? फोटोसिंथेसिस से। हम लोग भी कहां से लाएंगे? हम लोग कहां से लाएंगे? इंजेक्शन नहीं, पूरा बोलो। पहला इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। और ये कहानी लिखी है बुक में, जाके पढ़ना, और जब समझ में आ जाए तो उसी के नीचे लिखना थैंक यू सुनील साहब। हटा दे? नहीं सर। बताओ हमारी क्या बंद करा दे? फैन क्यों चालू करके रखते हो? बंद करो भाई फैन, बंद करो फैन बेटा। ऊपर वाले बटन बंद करो, सबसे ऊपर वाले। हाँ बस, थैंक यू। आ जाओ। किसकी तबीयत खराब है? अरे सॉरी सिस्टर। अरे बदतमीज कहीं। अब बताओ, एक बार मैंने ऐसे बोला बहन जी माफ करना, बोले तुझे बहन जी लगती है? ऐसा हो जाता ना, जैसे बहन जी, भाई साहब, भैया। मुंबई में भैया उन्हें बोलते हैं जो लोग यूपी से जाते हैं और ठेला चलाते हैं, मतलब हाथ ठेला। तो आप अगर वहां पर किसी से बोल दो भैया, बोले मैं तुझे भैया लगता हूँ? भाई साहब, मैं भाई साहब लगता हूँ। अच्छा अंकल जी। तो जैसे मैंने बोला कि बहन जी कुछ बुरा मत, तेरे को बहन जी लगता हूँ, खसूर। कितना खुश है। और भैया, भाई साहब जवाब दो, खाना हर बार फोटोसिंथेसिस से नहीं आएगा। हाँ भाई जवाब पूछो, हाथ उठा रहे हो? यस। क्या करें? एक बार और बता दे। मतलब तुमने इसमें इंटरेस्ट लिया? वाकई थैंक यू वेरी मच। भाई साहब, अगर मेरे की अभी मैंने उंगली पे खाना पहुंचाया था, अभी मेरे को पैर में खाना पहुंचाए? अपना अपना ऑर्गन तो डिसाइड कर लो। किसी ने कहा कि मैं नाक पे पहुंचाऊंगा, किसी ने कहा मैं बदतमीजी नहीं आंख में पहुंचाऊंगा, किसी ने कहा सर मुझे हार्ट में पहुंचाना है। कहां पहुंचाना है? हार्ट। अब आप सुनो, किसी भी सेल में किसी भी सेल में खाना पहुंचाने का तरीका क्या? पहला रोटी खाई, फिर पचाई, फिर एब्जॉर्प्शन। सबसे मुश्किल शब्द है एब्जॉर्प्शन। मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और जहां पर क्या है? ब्लड कैपिलरीज। क्या ब्लड में खाना पहुंचा? दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। हार्ट में पहुंचा, लंग्स में पहुंचा, हार्ट में आया, और फिर बॉडी ऑर्गन में गया। जिस बॉडी ऑर्गन में भी, फिंगर में भी, एनीथिंग, एनी ऑर्गन। और उस ऑर्गन की कहां पर पहुंचा? सेल। और सेल के अंदर छोड़ दिया गया। सेल के इंटरसेलुलर स्पेस में छोड़ करके जब वो सेल के अंदर गया तो फूड पहुंच गया। बताइए इन सेल ने फूड को फोटोसिंथेसिस किया कि नहीं किया? फूड पहुंचेगा, कुछ लोग सिंथेसाइज करेंगे, ऑटो की हेट्रो, ऑटो, और कुछ लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट। कितने स्टेप में? 4। पहला डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन हो गया, और फूड पहुंचा। तो अब इस फूड का होगा ब्रेक डाउन। क्या होगा? और वो कहां होगा? सेल के अंदर। और सेल के अंदर भी कहां? तो रेस्पायरेशन करने के लिए आपके पास 2 जगह अवेलेबल है। वन इज साइटोप्लाज्म और दूसरा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप ये शब्द मत भूलें कभी
कि बताओ कहाँ दो जगह जहां पर बेटा रेस्पायरेशन होता है। नंबर 1 साइटोप्लाज्म, दूसरा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया नाम की दो जगहों पर आपका रेस्पायरेशन पूरा होगा और यहां पर फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन होगा। तो बोलते हैं इन फूड पार्टिकल को और किस नाम से जानते हैं, तो फूड पार्टिकल which is used in वो फूड पार्टिकल जो रेस्पायरेशन में यूज होते हैं, दे आर नोन एज रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। एकदम शांत, ये रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं। बोलता हूं शांत हो जाओ, मार खाए बिना नहीं शांत हो। The food particle which is used in the respiration, they are known as respiratory substrate। अब तुमने रोटी खाई तो रोटी रेस्पायरेशन करेगी ग्लूकोज, क्योंकि रिएक्टर में स्टार्च राइजेस होकर बनाएगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज जाके रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। तो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कैन बी ऑफ 3 मेन टाइप, मे बी कार्बोहाइड्रेट, may be protein, may be fat और may be protein। तो रेस्पायरेशन के दौरान सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हो सकता है, फैट का ब्रेक डाउन हो सकता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बोहाइड्रेट का ही ब्रेक डाउन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। आप लोगों ने अक्सर एडवर्टाइजमेंट सुना होगा, ग्लूकॉन डी नाम सुना है। व्हाई इज ग्लूकॉन डी इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी? व्हाई? बिकॉज ग्लूकॉन डी में है ग्लूकोज। फिर से बोलो। और ये ग्लूकोज पीते ही आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और ब्लड में एब्जॉर्ब होकर कहां पहुंचता है? सेल्स में, और सेल्स में टूट कर क्या देने लगता है? एनर्जी। क्या? एनर्जी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लूकोज और द कार्बोहाइड्रेट, दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट और फैट जब तक टूटते रहेंगे तब तक रेस्पायरेशन को बोलेंगे इट इज फ्लोटिंग रेस्पायरेशन। ये शब्द एनसीईआरटी में नहीं है, प्लीज लिख लीजिएगा। फ्लोटिंग रेस्पायरेशन इज द रेस्पायरेशन इन विच the respiratory substrate is carbohydrate and fat। जब तक कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों का रेस्पायरेशन होगा, यानी इन दोनों का ब्रेक डाउन होगा, ऐसे रेस्पायरेशन को बोलेंगे फ्लोटिंग रेस्पायरेशन। और अगर कहीं प्रोटीन टूटने लगी, ब्रेक डाउन होने लगी, इट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन। तो या तो साइटोप्लाज्म या तो माइटोकॉन्ड्रिया, इस जगह आपका क्या पहुंच गया? फूड। कितने प्रकार से? 2। अगर आप ग्रीन है, क्या है? तो आपने ये फूड खुद बनाया है, कहां पर? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट से निकाल के कहां भेजा है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म और फिर वहां पर इसको ब्रेक डाउन किया, यस और नो? और अगर आप ऑटोट्रॉपिक नहीं है, अपना खाना खुद बनाते नहीं है, तो आपने खाना खाया है। खाया है कितने स्टेप में? 4। पहला इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन के बाद खाना ब्लड में पहुंचा है, ब्लड से हार्ट में गया है, हार्ट से लंग में गया है, वहां से वापस हार्ट में आया है, हार्ट से बेटा आर्टरीज के द्वारा अलग अलग ऑर्गन में भेजा गया है, अलग अलग ऑर्गन की अलग अलग सेल में पहुंचा है, और सेल में पहुंच के अंदर जाके ब्रेक डाउन हुआ है। कहां पर? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यू गॉट इट? और अगर रेस्पायरेशन के दौरान ये सबस्ट्रेट यूज होते हैं तो कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3। एक कौन? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। जब तक कार्बोहाइड्रेट और फैट का रेस्पायरेशन है, इसका नाम फ्लोटिंग रेस्पायरेशन। और जब तक प्रोटीन का रेस्पायरेशन, जो प्रोटोप्लाज्म। बोलो प्रोटो। तो कितने प्रकार का रेस्पायरेशन? 2। एक कौन? फ्लोटिंग रेस्पायरेशन, दूसरा प्रोटोप्लाज्म। पक्का? हटा दें? ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं
on the basis of utilization of oxygen, the respiration of two types, either in presence of oxygen or in absence of oxygen. ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन में ऐसे रेस्पायरेशन का नाम है एरोबिक रेस्पायरेशन. बोलो क्या नाम है? एरोबिक रेस्पायरेशन. और दूसरे तरीके का रेस्पायरेशन है, इट इज नोन एज एनारोबिक रेस्पायरेशन. अब ध्यान से सुनना कैसे एक पॉइंट दूसरे से लिंक होता है. एंड इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन, the organism take oxygen and they release carbon dioxide. ऑक्सीजन अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी. इसका मतलब ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करनी पड़ेगी, तो आपको करनी पड़ेगी ब्रीदिंग. बोलो क्या नाम है? बिकॉज ब्रीदिंग इज अ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. फिर से बोलो. और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने की वजह से रेस्पायरेशन चालू होगा. इसका मतलब ब्रीदिंग इज रेस्पायरेशन? नो, ब्रीदिंग इज द वन पार्ट ऑफ रेस्पायरेशन. और वो भी एनारोबिक की एरोबिक? एरोबिक. क्योंकि एरोबिक रेस्पायरेशन ये कहता है कि हमें क्या लेनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, CO2. तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा कि मैं ऑक्सीजन एंट्री करूं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दूं. प्रोसेस का नाम ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और ब्रीदिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, देयर इज अ नो ब्रीदिंग. ब्रीदिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कोई रेस्पायरेशन एरोबिक है कि एनारोबिक? एनारोबिक. ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड यहां भी निकलेगी और निकल के एनवायरमेंट में चली जाएगी, लेकिन विद ब्रीदिंग और विदाउट ब्रीदिंग? विदाउट. इसलिए दुनिया में जितने एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, फिर से बोल रहा हूं, दुनिया में उनमें ब्रीदिंग हो सकती, होगी, हो सकती है. सो ब्रीदिंग इज वन पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म. अब बताओ, ह्यूमन एंड एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स स्टार्टिंग फ्रॉम पोरीफेरा टू कॉर्डेटा, ज्यादातर लोग कैसे हैं? एरोबिक. सबकी ज्यादातर. और इसीलिए सारे लोग अपना अपना एक रेस्पायरेटरी सिस्टम रखते हैं जिसमें वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं. क्या करते हैं? गैसेस. एरोबिक एक्सचेंज या फिर ब्रीदिंग करते हैं. इसी केस में प्लांट भी हैं. कौन बेटा? प्लांट. और याद रखना, द प्लांट आर द ऑर्गेनिज्म, दे आर एरोबिक इन नेचर. कैसा बेटा? एरोबिक. और अगर ये एरोबिक नेचर हैं तो क्या ये भी ब्रीद करते होंगे? नो. याद रखना, क्योंकि यही अगला टॉपिक है आपका. डू प्लांट ब्रीद? क्या प्लांट ब्रीद करते हैं? बुक देखो, बुक देखते रहिए और टॉपिक को कनेक्ट करिए. टॉपिक को कनेक्ट करिए. बताओ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो रेस्पायरेशन एरोबिक, ऑप्शंस में है तो एनारोबिक. तो रेस्पायरेशन कितने प्रकार का? दो. एक कौन? एरोबिक. दूसरा एनारोबिक. एरोबिक रेस्पायरेशन में क्या लोगे? ऑक्सीजन. क्या छोड़ोगे? CO2. अगर ऑक्सीजन लिया और CO2 छोड़ा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा. इसमें से एक प्रोसेस का नाम ब्रीदिंग. तो ज्यादातर एरोबिक ऑर्गेनिज्म, एरोबिक रेस्पायरेशन करने वाले लोग क्या करते हैं? ब्रीदिंग. तो क्या ब्रीदिंग हर बंदा करता होगा? पता नहीं, देखते हैं. क्या बंदा हर ब्रीदिंग हर बंदा करता होगा? नहीं. बताओ, एनारोबिक लोग ब्रीदिंग नहीं करते, पर क्या एरोबिक लोग ब्रीदिंग कर सकते हैं? यस. अब बताओ, प्लांट कैसे हैं? एनारोबिक, एरोबिक. तो क्या ये ब्रीदिंग करते होंगे? यस. पता नहीं क्या है. क्वेश्चन का नाम क्या है? डू प्लांट ब्रीथ. अगला टॉपिक, डू प्लांट ब्रीथ. क्या पौधे ब्रीद करते हैं? एनसीईआरटी बोलती है देयर इज नो डायरेक्ट आंसर. इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है. एकदम शांति सुनना. इसका कोई डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं है? बिकॉज द प्लांट आर एरोबिक ऑर्गेनिज्म, दे आर द एरोबिक ऑर्गेनिज्म. और अगर इस दुनिया में कोई एरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो एक्सचेंज ऑफ गैस करेगा. एकदम ध्यान सुनना. और अगर एक्सचेंज ऑफ गैस करेगा
तो याद रखना उसके पास रेस्पायरेटरी सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेस्पायरेटरी। और हर बंदे के पास रेस्पायरेटरी सिस्टम हो ये जरूरी नहीं है। तो ब्रीदिंग इज एसोसिएटेड विद रेस्पायरेटरी सिस्टम। एवरीवन, ब्रीदिंग इज एसोसिएटेड विद। पहली बात तो मैं देख रहा हूं बहुत तेजी से उब रहा है, लेकिन बहुत ध्यान सुनो, इन टॉपिक से क्वेश्चन जब बनेंगे तो आफत आएगी, वरना मैं इन टॉपिक को छोड़कर सीधे ग्लाइकोलिसिस में जंप कर सकता था। नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब मजबूरी है। मजबूरी यह है कि मैं एक भी लाइन नहीं छोड़ सकता, इसलिए आप भी ध्यान से सुनो। अब चिल्लाऊंगा मैं, फिर आपको बुरा लगेगा। बताओ, क्या हम लोग एरोबिक लोगों में से ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना जानते हैं? क्या ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होना चाहिए। यस। और रेस्पिरेटरी सिस्टम से अगर एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा तो क्या ब्रीदिंग कहलाएगी? यस। यस। मैं ये कहता हूं कि प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। प्लांट, लेकिन उनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। यस, पौधे एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं, लेकिन उनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, इसलिए हम इसे ब्रीदिंग नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी कहते हैं क्या होगा? गैस एक्सचेंज। और इस गैस एक्सचेंज के लिए उनके पास दो चीजें हैं, वन इज नोन एज स्टोमेटा, फिर से बोलो, और दूसरा है लेंटिसेल, फिर से बोलो। कौन है स्टेम में? लेंटिसेल। कौन है लीफ में? स्टोमेटा कहां पर है? लीफ में। स्टेम में कौन है? लेंटिसेल। क्या इनसे गैस का एक्सचेंज हो रहा है? और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि नहीं है? नहीं है, पर फिर भी इनमें एक्सचेंज ऑफ गैस है विदाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर वो कहते हैं कि पौधे विदाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे रह सकते हैं जबकि वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो व्हाई द प्लांट सर्वाइव विदाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसके वो 3 कारण लिखते हैं। कितने कारण? 3। अंडरलाइन करोगे तो अच्छा लगेगा। There are 3 causes the plant they can survive without respiratory system, but they exchange the gas. ये exchange करेंगे gases का, लेकिन with respiratory की without. They can exchange gases without respiratory system. इसके 3 कारण हैं, 3 वजह हैं। पहला, each part of plant take care of its own gas exchange. पौधे का हर पार्ट इन्वायरमेंट से अपना गैस एक्सचेंज अलग कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जड़ें अपना गैस एक्सचेंज अलग कर लेती, स्टेम अपना गैस एक्सचेंज अलग कर लेते हैं, ब्रांचेज अपना गैस एक्सचेंज अलग कर लेती है, और लीफ अपना गैस एक्सचेंज अलग कर लेते हैं। अगर हमारे पास भी ये सुविधा होती कि पैर हमारा गैस एक्सचेंज एनवायरनमेंट से अलग कर लेता, नाक हमारी अलग कर लेती, सर हमारा अलग कर लेता, हाथ हमारा अलग कर लेता, पेट हमारा अलग एनवायरनमेंट से गैस एक्सचेंज कर लेता, हमें लंग्स की जरूरत नहीं। तो पौधे अपने हर एक पार्ट का गैस एक्सचेंज खुद कर लेते हैं, और जो पार्ट का गैस एक्सचेंज नहीं कर पाते वहां पर गैस का लिटिल ट्रांसपोर्ट है। बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट है कि लिटिल? देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैस। और अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बहुत कम है तो किसी सिस्टम की जरूरत नहीं है, इतने तुम चले जाओ। हम जानते हैं कि हम टॉपिक के सबसे बोरिंग पोर्शन से गुजर रहे हैं, मैं जानता हूं। पढ़ाते हुए थर्ड टीचर को मालूम होता है क्या इंटरेस्टिंग है क्या नहीं है, लेकिन बोरिंग होने के बावजूद भी ये बहुत जरूरी है, इसलिए केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, सो मत जाना। अभी मैं पढ़ाने के बाद पूछूंगा कि पौधों में रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों नहीं होता और क्यों जरूरत नहीं होती, बता पाओगे? पहले 2 कारण बताओ।
प्लांट का हर एक पार्ट अपना गैस एक्सचेंज, पैर अगर हमारा अलग कर पाता, हाथ अलग गैस एक्सचेंज कर पाता, हमें लंग्स की जरूरत, हमें मालूम है हमारी ये उंगलियां डायरेक्ट गैस एक्सचेंज एनवायरनमेंट से नहीं कर सकती, इसलिए हम लंग्स के द्वारा ब्लड में ऑक्सीजन यहां तक भेजते हैं। यस और नो? तो बोलते हैं प्लांट का हर एक पार्ट अपना गैस एक्सचेंज खुद कर लेता है, और जो नहीं कर पाता वहां पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बहुत ज्यादा की बहुत कम, बहुत कम। तो पॉइंट नंबर 1 है, और इसी का पॉइंट नंबर 2, 1 का ही ए पार्ट ये और बी पार्ट ये। नाउ द पॉइंट नंबर 2, there is a very less demand of oxygen or the less demand of the gas, very less demand of the oxygen by plants. प्लांट्स के पास ऑक्सीजन की बहुत कम डिमांड है। तो कोई पूछता है क्यों? Why? Because they have slow metabolic rate. इनका स्लो मेटाबॉलिज्म है। अब आप पूछेंगे स्लो मेटाबॉलिज्म क्यों है? क्योंकि इनके पास हार्ट, किडनी, लिवर, तो इनको मेटाबॉलिज्म फास्ट करने की जरूरत, तो इनको एनर्जी की ज्यादा जरूरत। तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म फास्ट है कि स्लो? तो बताओ इन्हें एनर्जी बहुत फास्ट चाहिए कि धीरे धीरे? तो ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा कि बहुत कम? बहुत कम। वहीं एनिमल के बारे में बताओ, एनिमल का रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म फास्ट, तुम्हें दौड़ना भी है, चलना भी है, पढ़ना भी है, खाना भी है, भागना भी है, तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म फास्ट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा, इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा। हमको ऑक्सीजन की डिमांड क्यों ज्यादा है? क्योंकि हमारा रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ज्यादा और पौधों को कम है। और याद रखना, जो रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन है वो आपको कहां से ली जा रही है? एटमॉस्फेयर। भूल जाओ कहां से। लेकिन आपको मालूम है पौधे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्या परफॉर्म करते हैं? भूल गए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? याद है? फोटोसिंथेसिस करते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जुड़ता है, क्या बनता है? C6H12O6। क्या निकलती है? तो एक तो जरूरत कम है, और दूसरा वो क्या करते हैं? तो वो क्या पैदा करते हैं? और ये ऑक्सीजन कहां पैदा हुई? बॉडी के अंदर। तो जिस बॉडी के अंदर जिस पार्ट को जरूरत है ये ऑक्सीजन काम आ जाएगी, और इसे एटमॉस्फेयर से लेना नहीं पड़ेगा। काहे पढ़ाते हैं जब तुम पढ़ना नहीं चाहते, है ना? कभी कभी मुझे खुद लगता है अच्छा पढ़ाओ, बड़े टीचर बन जाओ, ये जब क्वेश्चन आएगा तो मुंह फैला के बैठ जाओ, सर ये नहीं पढ़ाया। पहला पॉइंट, ईच प्लांट पार्ट टेक इट्स ऑन गैस एक्सचेंज, और बहुत कम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस जरूरत है। दूसरा, डिमांड कम है। डिमांड क्यों कम है? क्योंकि मेटाबॉलिक रेट ज्यादा की कम, तो ऑक्सीजन की जरूरत भी कम, और ऊपर से हमें क्या आता है? फोटोसिंथेसिस। हम कौन? प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस करके क्या निकालोगे? ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन काम आ जाएगी? नो सर। तो दूसरा पॉइंट का ए ये और बी ये। नाउ द थर्ड पॉइंट, अगर कभी गैस ट्रांसपोर्ट करनी पड़ भी जाए, एवरीवन यार, हमें गैस ट्रांसपोर्ट करना पड़ जाता है तो हमें बहुत दूर तक गैस ले जानी पड़ सकती है, लंग से इस उंगली तक। अब हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए, लेकिन डिस्टेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डिस्टेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इज लेस। डिस्टेंस टू ट्रांसपोर्ट द गैसेस इज वेरी लेस, बहुत कम है। अब आप लोग कहेंगे कम कैसे है सर? देखो कैसे कम है, बताओ। ये पत्ती है? नो सर। अब अच्छा, पत्ती की अपर एपिडर्मिस है, बोलो क्या नाम? एडेक्सियल। और ये वाली एडेक्सियल, ये मेसोफिल सेल है, इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। बताओ ये डिस्टेंस बहुत दूर है कि बहुत कम? बहुत कम। ये रूट याद है? नो सर। पक्का याद है? बताओ, यह वाला एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स,
एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम। ज्यादातर जाइलम, वुड इज, भूल गया बेवकूफो, वुड इज जाइलम। तो ज्यादातर जाइलम है और जाइलम इज डेड और लिविंग। जाइलम में वेसल्स होती हैं, ट्रैकीड होती है, लिविंग की डेड। इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत, तो ऑक्सीजन को अंदर जरूरत है कि पेरीफेरी? पेरीफेरी। तो ये डिस्टेंस ज्यादा हो सकती थी पर भगवान ने अंदर के टिश्यू को मार दिया, डेड कर दिया, इसलिए इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अब इधर आओ, स्टेम में, स्टेम कितना भी मोटा हो, बीचों बीच है वुड। क्या है? वुड। हार्ट वुड की सैप वुड? अब बोले सैप वुड, हार्ट वुड। और हार्ट वुड लिविंग की डेड, डेड। इसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। पेरीफेरी से जरूरत है, और पेरीफेरी से भगवान ने दे दी लेंटिसेल। बोलो क्या दे दी? और साथ में दी पैरेन्काइमा। क्या दी? और पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस है, ऑक्सीजन ट्रैप हो जाएगी। अभी भी नहीं आया तो बताओ, डिस्टेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस इज लेस, और इसको सपोर्ट करने के लिए इनके पास क्या है? लेंटिसेल्स। फिर से बोलो, एंड पैरेन्काइमा। और भगवान ने पैरेन्काइमा में क्या दे रखे हैं? इंटरसेलुलर स्पेस, जहां पर क्या ट्रैप हो जाएगी? ऑक्सीजन। अगर इतनी मेहनत करके कुछ पढ़ाया जा रहा है तो जरूर कोई बात होगी जो एनसीईआरटी में लिखी, पर हमें क्यों पढ़ना है? हम तो उठ के चल देंगे। अब मुझे जवाब चाहिए इसके। मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम बताओ, रेस्पिरेशन कितने प्रकार का? 2। एक दूसरा, ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन से, बिना ऑक्सीजन के अनएरोबिक। जो एरोबिक है वो ऑक्सीजन लेंगे, CO2 छोड़ेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैस होगा। क्या इसमें ब्रीदिंग हो सकती है? होगी, जरूरी हो सकती है। तो ज्यादातर एरोबिक लोग ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग के लिए उनके पास सिस्टम होता है, नाम बताओ? रेस्पिरेटरी सिस्टम। डू प्लांट ब्रीथ? पता नहीं, प्लांट ब्रीथ नहीं करते। तो क्या गैस एक्सचेंज भी करते हैं? इसलिए भगवान ने 2 चीजें दी हैं, एक स्टोमेटा और एक लेंटिस। तो बताओ, प्लांट के पास एक्सचेंज ऑफ गैस होता है लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बिना भी पौधे क्यों सरवाइव कर पाते हैं? क्या ये 3 पॉइंट हैं और हर 3 पॉइंट में 2 पॉइंट हैं? टोटल कितने? 6। बता पाओगे? बता दोगे तो राजा बाबू। पहला पॉइंट, प्लांट का हर पार्ट अपना गैस एक्सचेंज खुद कर लेता है। पहला पॉइंट पक्का? जो नहीं कर पाता वहां गैस का ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा की बहुत कम, बहुत कम। दूसरा, डिमांड बहुत ज्यादा की बहुत कम। डिमांड कम क्यों है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम, आवश्यकता कम, और अगर उस आवश्यकता में भी कौन है? फोटोसिंथेसिस। क्या पैदा कर रही है? ऑक्सीजन। 5वां पॉइंट या फिर तीसरा पॉइंट, बोलो, क्या डिस्टेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस लार्ज और स्मॉल? कोई मोटा पेड़ हो तब भी स्मॉल है, क्योंकि अंदर का टिश्यू लिविंग की डेड, सैपवुड के हार्डवुड, और वो लिविंग के डेड। तो बताओ, पेरीफेरी में ऑक्सीजन चाहिए, और पेरीफेरी की ऑक्सीजन के लिए भगवान ने दी है लेंटिसेल्स, और साथ में पैरेन्काइमा। पक्का? बहरहाल रेस्पिरेशन का, एरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन भी लिखा गया। जैसे फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखा गया, वैसे रेस्पिरेशन का भी इक्वेशन लिखा गया, और बोला गया रेस्पिरेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लूकोज जो है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करता है। इफ द ग्लूकोज इज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, it will be written as C6H12O6 in presence of 6 mole of oxygen. Aerobic and anaerobic will break down into 6 mole of CO2 plus 6 mole of water, will produce lots of energy, and that energy will store in the form of ATP. And this was the equation. It was written for the respiration. और इसीलिए मेरे गुरुदेव कहते थे कि अगर तुम फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन जानते हो
तो रेस्पायरेशन की इक्वेशन उसकी उल्टी इक्वेशन है। क्या फोटोसिंथेसिस याद है? बोलो 6 CO2 प्लस 6 वाटर याद है, फिर C6H12O6 will produce 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या? फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरो। इसका जस्ट उल्टा करो, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन will produce 6 CO2 plus 6 water। याद रहे, हम सब जानते हैं कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायरेशन हो रहा, इसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। फिर से बोलो। और याद रखना, एरोबिक रेस्पायरेशन करने वाले प्लांट या फिर एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म, the organism which perform aerobic respiration, they are known as aerobes। क्या बोलते हैं? aerobes। तो पूछा जाए what are the aerobes, तो बोलोगे these are the organism। ये वो organism है which perform aerobic respiration। The organism which can perform aerobic respiration, they are known as aerobes। इन्हीं को हम लोग aerobes कहते हैं और बोलते हैं aerobes अपनी ऑक्सीजन की प्रेजेंस एंड अब्सेंस और यूटिलाइजेशन की प्रेजेंस पर टोटल एरोब और एनएरोब दोनों को मिलाकर 4 कंडीशन में बांटा गया। कितनी कंडीशन है? 4, जिसमें से 2 एनसीईआरटी में दी गई हैं, 2 एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं। मैं चारों लिख रहा हूं, लिखो। थैंक यू। एंड these term are obligate aerobes। Number 2 is known as facultative aerobes। Number 3 is obligate anaerobes। Number 4 is facultative anaerobes। ये जो 4 टर्म है, इन चारों टर्म को समझिएगा। ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। अगर कहीं लिखा ऑब्लिगेट एरोब, दे आर द स्ट्रिक्ट एरोब। और स्ट्रिक्ट एरोब्स का मतलब है दे कैन रेस्पायर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन absence ऑफ ऑक्सीजन इनकी डेथ हो जाएगी। अपने बारे में सोचो, आप लोग क्या हैं? आप केवल रेस्पायरेशन किस में कर सकते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर मैं तुम्हारा नाक मुंह बंद कर लूं, बचेंगे कि मर जाएंगे? ऑब्लिगेट एरोब एंड ऑब्लिगेट एनारोब। अभी ऑब्लिगेट एरोब की बात चल रही है। ये केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव कर सकते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में डेथ हो जाएगी। नाउ ऑब्लिगेट एनारोब, ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट एनारोब रेस्पायर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगी तो रेस्पायर कर पाएंगे। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन दे दो, इनकी डेथ हो जाएगी। क्या बंद करा? फैन बंद कर दो। अगर आप लोग को सर्दी लगती है तो बंद कर देना, जाओ बाहर से फैन में बंद कर दो भाई।
अब सुनो, ये जो फैकल्टेटिव शब्द है, ये फैकल्टेटिव शब्द इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि फैकल्टेटिव एरोब, अगर किसी के सामने कुछ भी फैकल्टेटिव लिखा है तो याद रखना जो लिखा है वो है नहीं, और जो है वो लिखा नहीं। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगा। अभी मैं तुमसे बोलूं कि एरोब नहीं है, एनारोब है, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मैं अगर ये बोलूं फैकल्टेटिव एरोब्स आर, दे आर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, anaerobic organism but can respire in presence of oxygen also। मुझे मालूम है 100 में से 70 लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। दैट आई नो। तो मैंने आपको फैकल्टेटिव के आगे मजबूरी में लिखने के लिए बोला। ये केवल याद रखने के लिए डिक्शनरी में स्पेलिंग में ढूंढने लगना कि फैकल्टेटिव का मतलब मजबूरी में होता है क्या। जहां शब्द लिखा हो फैकल्टेटिव, उस फैकल्टेटिव की जगह पर मजबूरी में लिख दो। अब लिखो, पढ़ो इसको, मजबूरी में एरोब। इसका मतलब ये एरोब नहीं है, ये क्या है? एनारोबिक। ये एक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है। अगर मजबूरी ना होती, अगर मजबूरी ना होती तो बंदा कैसे सरवाइव करता? हाँ, एनारोबिक। लेकिन ऑक्सीजन दी गई तो मरा? ऑक्सीजन में भी रेस्पायर करने लगा। यस। जैसे मैं फैकल्टेटिव एनारोब लिखूं तो बोलूंगा इट इज एरोबिक ऑर्गेनिज्म। विच कैन सर्वाइव in absence of oxygen also। और मैं यहां पर भी लिख दूं मजबूरी में एनारोब। फैकल्टेटिव का मतलब अपने दिमाग में रखो, मजबूरी में एनारोब। व्हाट इट मीन्स? बंदा मजबूरी में कैसा है? एनारोब। अगर मजबूरी ना होती तो एरोबिक होता। क्या होता? एरोबिक। और मजबूरी आ गई, इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या मर जाएगा? सरवाइव करेगा? यस। अब सुनो, कहते हैं फैकल्टेटिव के आगे जो लिखा होता है वो होता नहीं है। जैसे फैकल्टेटिव के आगे क्या लिखा है? एनारोब। तो बताओ ये एनारोब है कि नहीं? नहीं। ये क्या है? एरोब। फैकल्टेटिव के आगे क्या लिखा है? एरोब। बताओ ये एरोब है कि एनारोब? एनारोब। तो याद रखना, ये चारों शब्द आपको बड़ा मुश्किल में डालते हैं। तो व्हाट इज ऑब्लिगेट? स्ट्रिक्ट। जो लिखा है वो वही है। अगर मैं बोलूं स्ट्रिक्ट एरोब, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव करेगा? नहीं करेगा। और ऑक्सीजन के एब्सेंस में मर जाएगा। मैं बोलूं स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेट एनारोब, बिल्कुल नहीं आया। बट what is obligate? What is facultative? Optional। मजबूरी में तो हम बोले what is facultative? It is optional। जब आपके पास ऑप्शन हो और आप कर सके तो आप दूसरा काम भी करने लगे। मैं इसको अपने एग्जांपल से, आई एम अ फैकल्टेटिव टीचर। व्हाट इट मीन्स? मजबूरी में टीचर। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं क्या होता? समझे? पूर्वांसर इज ऑब्लिगेट टीचर। अगर वो टीचर हैं तो हैं, टीचर ना होते तो मर जाते। समझ रहे हो? उनसे बोलो कल से पढ़ाना बंद कर दो, 6 दिन बुखार आ जाएगा। हमको बुखार होता नहीं है, हम तो अपना दुकान खोल के कहीं और बैठ लेंगे। तुम आ जाओगे, सर जुकाम है, लाओ 100 रुपए, दवा लिख देंगे, खर्चा पानी हमारा चल ही जाएगा। तो व्हाट इज ऑब्लिगेट? दीज आर स्ट्रिक्ट। व्हाट इज फैकल्टेटिव? ऑप्शनल। अभी भी नहीं आया? आया? व्हाट इज ऑब्लिगेट एरोब? जवाब ही नहीं।
अगर मैं बोलूं ऑब्लिगेट एरोब, क्या ये स्ट्रिक्ट एरोब है? पता नहीं सर है। और अगर मैं बोलूं ऑब्लिगेट एनारोब, स्ट्रिक्ट एनारोब है? आप लोग बहुत तेजी से चूक रहे हैं बातों को। अगर मैं बोलूं फैकल्टेटिव एरोब, ये एरोब है कि एनारोब? एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब है? पक्का? व्हाट इज फैकल्टेटिव एनारोब? बंदा क्या है? एरोब। पक्का? अगर ऑक्सीजन मिले तो ऑक्सीजन में सर्वाइव करेगा? यस। अब सुनना, ऑल एंडोपैरासाइट आर फैकल्टेटिव एनारोब। व्हाट इट मींस? आपका टेप वर्म आपके इंटेस्टाइन में रह करके जिंदा है बिना ऑक्सीजन के, इसका मतलब वो मजबूरी में बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर रहा। टेप वर्म बाहर होता, ऑक्सीजन मिलती, ऑक्सीजन में सरवाइव करता। खैर, तुम्हें क्या मतलब है? आपको इतना तो मालूम चली गया कि रेस्पायरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल। फिर से बोलो। और फूड पार्टिकल में मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा फूड पार्टिकल ब्रेक हो रहा? ग्लूकोज। हाँ, और ग्लूकोज के ब्रेक डाउन को हम लोग पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस। सो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। इट्स योर नेक्स्ट टॉपिक। आइए अब कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक पे पहुंचते हैं। तो जितने लोगों को अभी तक ऊबन लग रही थी, ऊबन समाप्त। नाउ दिस, आफ्टर दिस पॉइंट, एवरी पॉइंट इज वेरी कॉन्सेप्चुअल। अगर आप कुछ और कर रहे हो, छोड़कर इसे सुनना चालू कर दो कि यार किसी तरह टाइम कट जाए, टाइम देख रहे हो, अब मत देखो, अब इधर देखो। तो वर्ड इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोस का मतलब है शुगर, लिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। इट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ शुगर। और अब की बार शुगर है ग्लूकोज। ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस। याद रखना, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ग्लाइकोलिसिस इज अ पार्ट ऑफ रेस्पायरेशन। भूलना मत, किसका पार्ट है? रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन दो जगह पर होती है। कितनी जगह पर? दो। एक कहां पर? साइटोप्लाज्म। और एक कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग कैरीड अवे हो चुके हैं। मैं जान चुका हूं कि अब आपको टॉपिक में इंटरेस्ट होना बंद हो चुका है। रिलैक्स करो, रिलैक्स इग्नोर। तो बहुत ज्यादा कैरीड अवे हैं, आप केवल किसी तरीके से जवाब दे रहे हैं। अब बताओ, रेस्पायरेशन सेल के अंदर की बाहर? क्लोरोप्लास्ट में, या तो साइटोप्लाज्म, या तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या याद रखना, क्या ग्लाइकोलिसिस एक रेस्पायरेशन का प्रोसेस है? तो या तो वो कहां हो रहा होगा? साइटोप्लाज्म, या तो माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ राइट डाउन द कॉन्सेप्ट। अगर दुनिया में रेस्पायरेशन का कोई भी प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन, वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। यानी दुनिया के सारे एरोबिक रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में एंड होते हैं। एंड इफ द रेस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये नहीं कहा कि साइटोप्लाज्म में सारी रिएक्शन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। मैंने ये, ऑक्सीजन हो तब भी, ऑक्सीजन ना हो तब भी, देयर इज अ नो नेसेसिटी ऑफ द ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की कोई नेसेसिटी ना हो तो वो हमेशा कहां होगा? साइटोप्लाज्म। इसे बोलो, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन की एब्सेंस। तो बताओ रेस्पायरेशन कितनी जगह है? एक। दूसरा? पक्का? अब बताओ, ग्लाइकोलिसिस नाम का जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में होता है। मरे तो कहां पर? इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता, नहीं भी हो तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं। एंड दैट्स व्हाई ग्लाइकोलिसिस इज अ कॉमन प्रोसेस। ये कॉमन प्रोसेस है
जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म भी करते हैं और एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म भी करते हैं। ग्लाइकोलिसिस इज अ प्रोसेस परफॉर्म बाय एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक ऑर्गेनिज्म बोथ। फिर से बताओ, रेस्पिरेशन कितनी जगह हो सकता है? एक कहाँ? दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कोई प्रोसेस हो रहा है तो बताओ, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत बहुत नेसेसिटी है। और साइटोप्लाज्म में कोई प्रोसेस हो रहा है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो ठीक है, एब्सेंस में हो तो भी ठीक है। ऑक्सीजन की कोई जरूरत, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं, मिल जाए तो ठीक। बताओ, ग्लाइकोलिसिस नाम का जो प्रोसेस है, इसमें कौन ब्रेक डाउन होता है? कहाँ हो रहा है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। इसका मतलब एक कॉमन प्रोसेस है। कौन करता है? एरोबिक। दूसरा बोलते हैं इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस को 3 लोगों ने खोजा था। एक है एमडेन, एक है मेयरहॉफ और एक है पार्नस। एमडेन, मेयरहॉफ, पार्नस प्रोसेस, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज EMP पाथवे। इसी वजह से इस पाथवे का नाम EMP पाथवे है। इट इज नोन एज EMP पाथवे। हाँ भाई, आगे बढ़े। हाँ सर, आज बहुत ज्यादा नींद आ रही है ना। हाँ यस सर, एक तो कोर्स कम हो गया, इसकी खुशी है। ऊपर से लग रहा कम पढ़ाना चाहिए, आप और एकदम पढ़ाए पड़े हो, लड्डू वड्डू बटवाओ ना बेटा। तुम्हारी जिंदगी में सिलेक्शन हमेशा इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम कितना पढ़ते हो, इस पे नहीं, बाकी कितना पढ़ते हैं। आपको उनसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। हमारे सर बोलते थे रोटी है क्या 10 लोग दौड़ रहे हैं। अब ये बात इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि तुम कितनी तेज दौड़ रहे हो, इस बात पे डिपेंड करती कि बाकी 9 लोग कितनी तेज दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनसे आगे रहना है। सर हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम दूसरा कोई बहुत बहुत पढ़ रहा है, तुमको बहुत 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 पढ़ना पड़ेगा। नहीं आया? अच्छा बताओ, बुला दिया मैंने। रेस्पिरेशन कितनी जगह? एक। दूसरा, कहाँ ऑक्सीजन की जरूरत है? कहाँ पर? कहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत ही है? कहाँ पर ऑक्सीजन हो तब भी, ना हो तब भी। पक्का? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस याद है? ग्लूकोज टूटता है, ग्लाइकोस मतलब शुगर है, लिसिस मतलब साइटोप्लाज्म में होता है। 3 लोग ढूंढे थे, एक का नाम एमडेन, मेयरहॉफ, पार्नस। EMP पाथवे है। और इस पाथवे के 10 स्टेप, सब लोग पेन रख दो मम्मी के साथ। ग्लूकोज, मैं जानता हूं ऐसी उबन में जब नींद आ रही है, सर ने पेन रखवा दिया, नींद और आएगी, आई नो दैट, लेकिन मैं ग्लूकोज आपके सामने बनाता हूं। CHO, CHOH, 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 ओके, CHOH, CH2OH। चलो सारे लोग बोलो, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। 5 पोजीशन पर क्या है? हाँ, OH। एक पोजीशन पर एल्डिहाइड। हाँ, ग्लूकोज इज कीटोन और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। कीटोन की एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ग्लूकोज दिखा? ये रहा ग्लूकोज। ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग कितना अटेंटिव हो। सो जाओ तो सो जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बताओ ये ग्लूकोज है? ग्लूकोज की 6ठी पोजीशन पे फॉस्फेट आया। हाँ बताओ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट।
मेरा अगला क्वेश्चन है फॉस्फेट आया कहां से? एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आया? यहां पर एक फॉस्फेट गया, क्या बना? एडीपी। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। भाई मत लिखो, विश्वास करो अपने टीचर पे। पढ़ने आया बड़ा बता रहे, तुमने लिख लिया, तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं आएगा। तुम दोबारा ट्राई नहीं करो, तो नेवर ट्राई। जिस तरह मैं चाहता हूं उस तरह ट्राई नहीं करो। तो मुझे मेरी तरीके से पढ़ाने दो, मेरी बात सुनो। ग्लूकोज से क्या यूज हुई? क्या बनी? बन गई? दोनों शुगर हेक्सोज हैं, 6 कार्बन है, फॉस्फेट गया है, और बेटा एटीपी वाले सारे एंजाइम का नाम काइनेज। फिर से बोलो, और इसका नाम हेक्सोकाइनेज। फिर से बोलो, हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर से बोलो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एल्डिहाइड और कीटोन का डिफरेंस है। बताओ ये क्या था? बताओ ये क्या है? कीटोन। बताइए ग्लूकोज की फ्रक्टोज? तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनना, इट इज आइसोमर। बोलो क्या? आइसोमर। एंजाइम का नाम है आइसोमरेज। फिर से बोलो, आइसोमरेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से नाउ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। बेस फॉस्फेट कर लो, एक ही बात है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या फिर 1,6 बेस फॉस्फेट, एक ही बात है। इसका मतलब है फ्रक्टोज की छठी पोजीशन में फॉस्फेट था, पहली पोजीशन में भी फॉस्फेट। नाम बताओ। फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट कहां से बना? एटीपी से। क्या? एडीपी। एडीपी बनाया? याद रखना दोनों फ्रक्टोज है। क्या है? फ्रक्टोज। काइनेज है, इसलिए नाम है फ्रक्टोकाइनेज। फिर से बोलो, फॉस्फेट का आदान प्रदान है, इट इज नोन एज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। सुना ही नहीं? सुना? पहले इतना कवर करो। ग्लूकोज से नहीं मान रहा हो, चलो लिख लेते हो। नहीं मानोगे ना तो हरे भरे कबाब, हरियाली कराओ, मारेंगे आके भाई। वो पेन रख दो, इसे छीन लो पेन। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फ्रक्टोज 1,6 डाई। ऐसे दिखता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। दिख गया? अब करना है क्लीवेज। क्या? क्लीवेज। अरे यार मामला बिगड़ गया। यहां CHOS था, यहां पर भी CHOS था। यस और नो? क्लीवेज कर दिया। बताओ, क्लीवेज करते ही ये बना CH2OH। बोलो, पक्का? अब बताओ इसका नाम क्या है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अरे बेवकूफों, अगर ये ना होता तो ये एसीटोन होता? तुम लोग हो बेवकूफ, कसम से बेवकूफ। हमारे इससे लग गए हो। CH3CO CH3। बताओ ये क्या है? एसीटोन। बताओ ये क्या है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। बताओ ये क्या है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। नहीं आया? अब बताओ, अगर ये एल्डिहाइड हो जाए, थ्री फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। एकदम बेवकूफ, एकदम बेवकूफ। जब भी शुगर टूटेगी,
जब भी शुगर टूटेगी शुगर ही बननी चाहिए। 6 कार्बन की शुगर है, टूटने जा रही है, और 6 कार्बन की शुगर टूटेगी तो कितने कितने कार्बन में? 3 कार्बन में। 3 कार्बन की एक शुगर और 3 कार्बन की दूसरी शुगर, और 3 कार्बन की शुगर का नाम ट्रायोज, और इसे बहुत पहले पढ़ा दिया था। ट्रायोज में एक शुगर का नाम है ग्लिसरल्डिहाइड, फिर से बोलो, और एक का नाम था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अरे सुनो, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बहुत पहले पढ़ा दिया था जब मैं शुगर पढ़ा रहा था। एक का नाम ग्लिसरल्डिहाइड और एक का नाम, पर तुमने नहीं देखा कि फ्रक्टोज के 2 पोजीशन पे फॉस्फेट है? तो जब कभी भी बंटवारा होगा तो बराबर बराबर, कार्बन 6 थे तो 3, फॉस्फेट 2 थे तो 1। ग्लिसरल्डिहाइड की तीसरी पोजीशन पे फॉस्फेट, नाम बताओ, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फिर से बोलो, और इनका नाम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, CH3CO CH3, और फॉस्फेट रख दो। फॉस्फेट की पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रहा फंक्शनल ग्रुप, उससे ये और ये दोनों समान दूरी पर हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं है। नाम बताओ, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। हारता मैं तब हूं जब आप बिना स्ट्रक्चर के नहीं, मतलब बताते हैं। अगर स्ट्रक्चर होता तो कितना बढ़िया होता। देखो अब ये फ्रक्टोज बन चुका है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH, CHOH और CH2OH, इसका नाम फ्रक्टोज है। यहां पर एक फॉस्फेट, यहां पर एक फॉस्फेट, नाम बताओ, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। क्लीवेज हुआ? ये टूट गया? नाम बताओ, ये क्या है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और शुगर से शुगर ही टूटनी है, तो इसे एल्डिहाइड बनना पड़ेगा। बताओ, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। बोलो, रट्टा मारोगे तो बताओ, जब भी फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट टूटेगा कितने कंपाउंड बनेंगे? 2। दोनों याद रहेंगे? चलो दोनों के नाम बताओ। 1 इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ढाप नहीं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या ये शुगर है? और ये 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। एक तो सर लिखने नहीं दे रहे, इतने कठिन कठिन, और एक तो बदतमीज पागल है आदमी है, लिखने दे नहीं रहा। रिएक्शन यहां से नहीं प्रोसीड होगी, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से प्रोसीड होगी। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड आपको आना चाहिए। इट इज CHO, CHOH, CH2OH, और ये क्या है? फॉस्फेट। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से बनेगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। याद है? नो सर। बताओ कितनी पोजीशन में फॉस्फेट? 2। कहां से आया? ATP से। यस यस यस। क्यों सर पूछते हो? क्यों सर टाइम वेस्ट करते हो? अब मैं पूछूंगा नहीं, मेरा मन भरेगा नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड will react with RuBP, याद आया? It will form 3-phosphoglyceric acid. 3-phospho, 1,3 diphosphoglyceric acid, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। याद है? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। पक्का? जब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना था, 8 फॉस्फेट लॉस हुआ था। किस फॉर्म में गया था? S3PO4।
H3PO4 के फॉर्म में गया था। और आज हमको 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड की तरफ जाना है। यस और नो? ATP से जाएंगे। क्या जोड़ेंगे? H3PO4। क्या जोड़ेंगे? H3PO4। और सुन लो, काम आएगा जिंदगी भर। द रिडक्शन प्रोसेस ऑफ द C3 साइकिल। C3 साइकिल का पहला प्रोसेस कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल, जो कुछ ग्लाइकोलिसिस में चल रहा है उसका ठीक उल्टा रिडक्शन में चल रहा था। And this question has been asked 2 times in All India PFT. अभी करके दिखाते हैं, इसे लिखा रहने दो। ये करके दिखाते हैं। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। जन्म जन्म के लिए कसमें खा लो, अगला जन्म फिर पैदा हो तो ये स्टेप मत भूलना। जब भी ग्लिसरॉल्डिहाइड के बीच में फॉस्फेट का आदान प्रदान हो, इधर भी ग्लिसरॉल्डिहाइड हो, इधर भी ग्लिसरॉल्डिहाइड, वो एटीपी के द्वारा चाहे एटीपी चाहे फॉस्फेट कम हो रहा हो, चाहे फॉस्फेट ज्यादा। यहां फॉस्फेट कम हो रहा था तो H3PO4 निकला है, और यहां फॉस्फेट ज्यादा हो रहा है तो H3PO4। whenever there is a exchange of phosphate between glyceraldehyde, aldehyde नहीं, it is by ATP or H3PO4, H3PO4। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या बना? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। मेरा पागलपन है जो तुमको लिखने नहीं दे रहा, और यकीन मानो तुम्हें मजा आएगा। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से बना 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जरा ध्यान से देखो, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, क्या बना? एसिड। ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। दिस इज द स्टेप फ्रॉम वेयर हाइड्रोजन रिमूव। NAD से बना NADH। P है कि नहीं है? नहीं है। NAD से बना NADH। लोग समझ नहीं पाते NADH क्यों बना। हमें याद रहता है वो जगह जहां पर ऑक्सीडेशन होता होगा वहां हाइड्रोजन निकलता होगा, और उसको कौन पकड़ता होगा? NAD। क्या बनाता होगा? NADH। तो मुझे हर वो स्टेप जहां पर एल्डिहाइड से क्या बन रहा है? एसिड। क्या बनाना है? NADH। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। गौर से देखो, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या हट गया? फॉस्फेट। फिर से बोलो, फॉस्फेट जो हटा वो कौन ले गया? ADP। फिर से बोलो, ADP ले गया, और क्या बनाया? ATP। अब देखो ध्यान से, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर मैं ग्लाइकोलिसिस को उल्टा कर दूं क्या हो जाएगा? रिडक्शन। एंड दैट्स व्हाई रिडक्शन इज आल्सो नोन एज ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। इट हैज बीन आस्क्ड हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। अभी खत्म नहीं हुआ। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, सॉरी, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज गोइंग टू फॉर्म, ध्यान सुनना, 2-फॉस्फोइनॉल। इट इज 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। फिर से बोलो, 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक, सॉरी, it is 3-phosphoglyceric acid, 2-phosphoglyceric acid, 2-phosphoglyceric acid,
लोग कहते हैं एक फॉस्फेट का लॉस हुआ, नहीं, तीसरी पोजीशन का फॉस्फेट दूसरी पोजीशन पे आ गया। नाम बताओ, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और फिर इनमें कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म हुई, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। फिर से बोलो, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और फिर से फॉस्फेट निकला। क्या निकला? फॉस्फेट, और फॉस्फेट निकल के बना पायरुविक एसिड। फिर से बोलो, और पायरुविक एसिड जब बना तो फॉस्फेट निकला, क्या बना होगा? ADP से ATP। मैंने बहुत रफ गंदे तरीके से पढ़ाया, आई नो दैट, पर भाइयों बहनों, ये एक ATP बना, ये दूसरा ATP बना, ये एक ATP यूज हुआ, ये दूसरा ATP यूज हुआ। लोगों को लगता है जितने ATP यूज हुए उतने बन गए, सही नहीं है, क्योंकि हम पीछे किसे छोड़ा है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को पीछे छोड़ा है। 10% भी लोग समझ रहे हैं, मेरा काम चल रहा। ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज आइसोमर ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसराइड। 3 कार्बन का एसीटोन 3 कार्बन की एल्डिहाइड के लिए हमेशा आइसोमर होगा। यस और नो? यस सर। DHAP विल कन्वर्ट इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इसके बाद की रिएक्शन डबल, अगर ये इसमें कन्वर्ट हो जाए तो बताओ ये कितने मोल? 2, ये ATP 2, ये सब कुछ 2, और ये ATP कितने मोल? पायरुविक एसिड 2। बताओ 2 ATP यहाँ, 2 ATP यहाँ, कितने? 4। कितने ATP यूज हुई? 2। 4 बने, 2 यूज हुई, नेट गेन। प्रोसेस का नाम ग्लाइकोलिसिस। अब लिखो, सब लोग लिखेंगे और फिर घर चलेंगे। लिखें? चलो, ग्लाइकोलिसिस कहां पर होता है? किसने खोजा था? एम्डेन मेयरहॉफ पार्निस बोला था। सबको कोशिश करनी चाहिए, नहीं आया कल फिर पढ़ाऊंगा। ग्लूकोज याद है? देखिए कितने लोगों को आया ग्लूकोज से? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब देखना, नोटबुक मत देखना, क्योंकि मैं रटा नहीं रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ग्लूकोज से क्या आया? ATP। क्या बना? ADP। ATP यूज हुआ कि बना? यूज हुआ। एंजाइम। अब आप लिख सकते हैं, आपको कोई डर नहीं, लिखो ना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनना, इट इज एंजाइम आइसोमेरेज। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से, फिर से बोलो, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट या बिस फॉस्फेट। बात है कि एक और फॉस्फेट आया। कहां से आया? ATP। क्या बनाया? ADP। एंजाइम का नाम? आपके पीछे खड़े हो, ग्रीन जैकेट के साथ। बाकी बैठ जाओ, बैठो, बाकी बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। एंजाइम का नाम? इट इज फॉस्फो। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है? बोल दो तो बच जाओगे, नहीं तो आगे बताना पड़ेगा। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट क्या होगा? सामने देखो, इस वजह से आप लोग रट्टा मारते हो। कोई बताएगा नहीं, और क्या कर लोगे तुम आगे चल के, जब तुमको यही हालत है,
ये हालत है जब तुम हो तो तुम्हारी हालत और कितनी बिगड़ने वाली है तुम जानते हो। बताओ ये क्या है? हाँ? अब बताओ ये क्या है? ग्लूकोज 6। अब बताओ ये क्या है? फ्रक्टोज 6। अब बताओ ये क्या है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अगर ये नहीं चला गुरु तो ये केवल रट्टा है। ग्लूकोज को चेंज किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। एंड दिस इज द परफेक्ट प्लेस जहां से तुम दो भागों में बांट सकते हो। एंड दैट इज नोन एज क्लीवेज। पर तुम्हें तो लग रहा है जैसे कि तुम मुश्किल में बैठे हो कि कहीं भागने को मिल जाए बस। एंजाइम का नाम है एल्डोलेज। सुनील सर को तोड़ना हो सुनीलेज, किसी एल्डिहाइड या कीटोन को तोड़ना हो एल्डोलेज। और ये कीटोन है, कार्बोनिल कंपाउंड को तोड़ना है कीटोन एल्डोलेज ही। और कितने पार्ट में टूटेगा? 2। नाम बताओ। इसका नाम बताओ। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्यों? मैं पढ़ाई रहा हूं, बैठो। चलो बोलो कितने पार्ट? 1 इज डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दूसरा 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और अगर बुद्धि तुम्हें केवल C3 साइकिल की तो तुम बता दो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। बताओ एक फॉस्फेट बढ़ गया? यस सर। कहां से? S3PO4। 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बेवकूफ भी बता देगा। एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन, NAD से NADH। ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना कि रिमूवल? रिमूवल। 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फो, एक फॉस्फेट का लॉस है। कौन ले जाएगा? ADP से ATP। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, फिर पायरुविक एसिड। फॉस्फेट गेन की लॉस। और इसको किसने पकड़ा? ADP। क्या बनाया? ATP। ये रिएक्शन एक बार कि 2 बार? क्यों? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इंटरकन्वर्जिबल है। यहां पर कितने मॉलिक्यूल? 2। ये NADH 2। एवरीथिंग इज 2। ATP 2। एवरीथिंग इट इज 2। कितने मोल पायरुविक एसिड? 2। 6 कार्बन के ग्लूकोज से 3 कार्बन के पायरुविक एसिड कितने बने? 2 बने। और इनका ये बन जाना इट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। एंड दिस इज द टोटल प्रोसेस नोन एज ऑक्सीडेशन। क्या नाम है? ऑक्सीडेशन। अगर बुद्धि है तो देखो, सुगर इज ऑलवेज अ एल्डिहाइड एंड प्रोडक्ट इज एसिड। अगर शुगर एक एल्डिहाइड है और प्रोडक्ट उसका एसिड है तो एल्डिहाइड से एसिड बनना इज ऑक्सीडेशन। सो ग्लाइकोलिसिस इज अ ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन हो तब भी, ना हो तब भी। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन ऐसा जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तुरंत भागने के मूड में हो? यस सर।
हाँ हाँ, वो सब लिख देंगे। अभी एक बार में पूरा थोड़ी ना होता है। आप बताओ, वो स्टेप जहां पहली बार एटीपी यूज हुई, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट। वो स्टेप जहां दूसरी बार एटीपी यूज हुई, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। वो स्टेप जहां पर फ्रक्टोज टूटा, याद है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। वो स्टेप जहां पर ऑक्सीडेशन हुआ 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। वो स्टेप जहां पहली बार एटीपी बनी 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक फॉस्फेट कम हुआ। yes, sir। वो स्टेप जहां दोबारा एटीपी बनी फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड। कितने एटीपी बने? 4। कितनी जगह बने? 2। कितने बने? 4। कितने यूज हुए? 2। नेट गेन 2। NADH कितने? 2। बस बाकी भागने का मन कर रहा सर। जाओ, हमें क्या करना, जाओ मरो।
पूछ क्या